तो भाई तो भाई हमने आज पढ़ना है वही जहां पे हमने छोड़ा था। अब क्या पढ़ाऊं, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं, जल्दी बताएं। जिजिनम पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था? हाफ, चलो देख लें, रिवीजन हो जाए। वैसे पढ़ाया था, मेरे ख्याल में रिवीजन हो जाए। सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज जिजुनम। जिजुनम 2.5 मीटर का है, ड्यूडिनम से बड़ा है, इलियम से छोटा है, क्योंकि इलियम 3.6 मीटर्स का है। जिजिनम वो जगह है जहां पे डाइजेशन जो है हमारी वो कंप्लीट होती है। पहले मुझे बताएं ड्यूडिनम में क्या हुआ था, बताएं। ड्यूडिनम में क्या हुआ था? रिकॉर्ड हो रहा है। ड्यूडिनम में क्या हुआ था? डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियोटाइड, और डाइजेशन ऑफ सिल्वरी अमाइलेज माउथ में एंड पेंक्रियाटिक अमाइलेज इन ड्यूडिनम में। ये माउथ में, ये पेंक्रियाज वाला ड्यूडिनम में इन्होंने स्टार्च ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया था डाइसेक्राइड्स में। और उसके बाद पेंक्रियाटिक लिपेज जो था उसने क्या किया था? पेंक्रियाटिक लिपेज ने फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में फैट को कन्वर्ट किया था। और ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, एरिप्सिन, इन सब ने प्रोटीन को, बड़ी प्रोटीन को छोटी में, पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रोटीन को, फिर शॉर्ट चेन में, फिर और शॉर्ट में पेप्टोन में, पेप्टोन में डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करके हमने दिए थे डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स और हो गया। चलो अब बताएं ड्यूडिनम में कौन सी डाइजेशन पूरी हो गई है? कौन सी डाइजेशन ड्यूडिनम में पूरी हो गई है? लिपिड की। मगर अगर लिपिड आपने ज्यादा खाई है तो यही डाइजेशन आगे जिजिनम में भी होगी। यही लिपिड की डाइजेशन आगे जिजुनम में भी कंटिन्यू होगी। इन जनरल केस ड्यूडिनम से लिपिड की डाइजेशन शुरू, ड्यूडिनम में खत्म। अगर ज्यादा खाई है फैटी फूड तो आगे भी होती रहेगी, जैसे माउथ की स्टमक तक होती रहती है, स्टमक में खत्म होती है, ऐसे। बहरहाल ड्यूडिनम से शुरू, ड्यूडिनम में खत्म। अच्छा, न्यूक्लियस ड्यूडिनम में किस में कन्वर्ट होगा? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में। और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए फास्फेट निकलेगा और ये एंजाइम होगा न्यूक्लियोटाइडेज। ये न्यूक्लियस, इट में बी डीएनए को तोड़ने वाला एक एक न्यूक्लियोटाइड में, इट में बी आरएनएज। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अब सुने, अब अगर मैं कहूं स्टार्च को तोड़ के कन्वर्ट करना है मोनोसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड में एंजाइम्स के नाम बताएं जो इन्वॉल्व होंगे।
डाइसैकराइडेज, इट मे बी माल्टेज, इट मे बी सक्रेज, इट मे बी लेक्टेज। तो ये एंजाइम जिजिनम के अपने हैं, अपनी जिजिनम की वाल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और पेंक्रियाटिक लिपेज की जगह पे कोई नहीं है, वैसे होता है मगर हमारे बुक के हिसाब से नहीं है। जैसे स्टमक में लिपेज होता है मगर हमारे बुक के हिसाब से नहीं है। जैसे माउथ में लिपेज होता है, लिंगुअल लिपेज, मगर हमारे बुक में के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो हम अपने बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। डाइपेप्टाइडेज को तोड़ने वाले मैंने 2 एंजाइम पढ़ाए थे, नाम बताएं जल्दी याद करके, जल्दी जल्दी जल्दी। अमीनो डाइपेप्टाइडेज एंड कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज। ऐसा ही था, इनका किस्सा भी बताया था कि ये 2 अमीनो एसिड जो अटैच हैं आपस में, सपोज करें यहां पे इसका सी टर्मिनल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहां पे इसका नाइट्रोजन का ग्रुप है, ऐसा ही होता है। अगर एंजाइम अमाइनो ग्रुप से अटैच होके इस बॉन्ड को तोड़ रहा है तो अमीनो डाइपेप्टाइडेज। अगर एंजाइम अपनी एक्टिव साइट यूज कर रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप को देख के इसके साथ बाइंड करके उसको तोड़ रहा है, तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। मगर ये स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से, ये स्पेसिफिक है अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। जो ये बॉन्ड करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के को पहचान के करेगा, ये अमाइनो ग्रुप को पहचान के करेगा, काम एक ही है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है, बिल्कुल करता है, मगर रटा ना लगाएं। लिखा हुआ है बुक के अंदर, इन दोनों एंजाइम का नाम नहीं है हमारे न्यू बुक में। हमारे न्यू बुक में इसके लिए बॉन्ड लिखा गया है पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। ये तोड़ेगा सिंपलर फॉर्म्स में, मतलब अमाइनो एसिड में, बस डाइजेशन पूरी। हमारे बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है डाइपेप्टाइडेज को। हमारे बुक ने बहुत सारी चीजें छुपा के लिखी हैं, बहुत सारी चीजें छुपा के लिखी हैं। तो भाई डाइजेशन कंप्लीट हो गई, जिजिनम में अब जो पार्ट आएगा इंटेस्टाइन का आखिरी, वो होगा इलियम। सीरोटोनिन का रोल मैं समझा रहा हूं कि क्या है, स्टमक से पैदा होता है। सुने, ये बता रहा हूं, इसको सुने, ये बड़ा टॉपिक है आज का, ये टॉपिक पूरा करना है, फिर एक्स्ट्रा बातों पे हम डिस्कस करते हैं। सीरोटोनिन सीक्रेटिन, इनका डिफरेंस, एक साथ काम करना, ये वो, गैस्ट्रिन, HCl। सुने भाई, इलियम 3.6 मीटर लंबा, सबसे लंबा पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, आखिरी पार्ट है। जो इलियम है वो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये
इलियम का टुकड़ा मैंने आपके सामने बनाया है, ये वाला। कमेंट में बताएं ये कौन सी लेयर है बाहर वाली। सेरोसा, कमेंट में बताएं ये अंदर वाली लेयर कौन सी है। म्यूकोसा, कमेंट में बताएं म्यूकोसा के बाद वाली लेयर कौन सी है। सब म्यूकोसा, कमेंट में बताएं ये मस्क्यूलरिस जो मसल वाली लेयर है कौन सी है। ये मस्क्यूलरिस, ये तो पता था आपको। अगर मैं यहां से एक हिस्से को बाहर निकाल के या इसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊं तो आप देखना चाहेंगे कि इलियम के अंदर ये जो जगह है यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड पड़ा है और कौन सा फूड पड़ा है, अनडाइजेस्टेड भी पड़ा है। अनडाइजेस्टेड इलियम से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में सीधा, और जो डाइजेस्टेड है ये डाइजेस्टेड खाना यहाँ से एब्जॉर्ब होके आएगा ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल ये जाएगी लिवर में, लिवर ये भेजेगा हार्ट को, हार्ट ये भेजेगी लंग्स को, लंग्स भेजेगा हार्ट को, देन खाना मिलेगा बॉडी को। ये बात सबको पता है। तो भाई जितना भी खाया है सारे खाने का ज्यादातर खाना कहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हुई, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में या माउथ में? स्मॉल में, स्मॉल में। तो हब ऑफ डाइजेशन, हब ऑफ डाइजेशन किसको कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये डाइजेशन का हब है। वो कौन सा पार्ट है जो सारे टाइप के फूड को डाइजेस्ट करता है? अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडीनम भी कह लें, जिजीनम भी कह लें, मगर ड्यूडीनम ज्यादा सही है क्योंकि लिपेज ड्यूडीनम का है, जिजीनम में नहीं पढ़ा हमने। तो ठीक है, सारे टाइप का मतलब है कि लिपिड भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, न्यूक्लिक एसिड भी। अब कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे सेलुलोज नहीं डाइजेस्ट हो रहा, उसका तो मतलब ये है ना कि एंजाइम नहीं है। प्लासी सर्क्यूलरिस क्या है? प्लासी सर्क्यूलरिस बता रहा हूं। पेज नंबर खोलें, लार्ज इंटेस्टाइन की पिक्चर वाला खोलें, सबने खोला है। अब वहां पे इंटेस्टाइन में फोल्ड देखे हैं, ये जो बड़े बड़े फोल्ड है ना, इन बड़े जो फोल्ड हैं इनको प्लासी सर्क्यूलरिस कहा जाता है। मतलब हम पढ़ते हैं विलाय और माइक्रोविलाय फोल्ड है, प्लासी सर्क्यूलरिस भी फोल्ड है, मगर ये विलाय से भी पहले ज्यादा काम फोल्डिंग का ये करते हैं। ये मैं इस पर आ रहा हूं, यही तो मैं पढ़ा रहा था, आपने सवाल पूछ लिया। हाँ, मैं कह रहा था जितना भी आपने डाइजेस्ट किया है वो डाइजेस्टेड खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाना चाहिए या ब्लड में जाना चाहिए? 1 या 2 बताएं। ब्लड, 1 ब्लड, बिल्कुल सही। तो जितना डाइजेस्ट किया है ज्यादा, 1-1.5 किलो खाना, उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा। तो जो पार्ट डाइजेशन या डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है
यानी इलियम वो बड़ा होना चाहिए या नहीं टेक्निकली। अगर इलियम इतना होता आधे फीट का तो क्या होता कि खाना डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड सारे निकल जाते, थोड़ा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो पाता। सही है ना, समझ आ रही है? चलो, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमने इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड रखे हैं, जिन फोल्ड्स को हम कह रहे हैं विलाय। अब ये जो विलाय है, ये मैं इसकी सिरोसा बना रहा हूं, नीचे वाली ये वाली लेयर, ये अब मैं इसकी बनाऊंगा म्यूकोसा। अब ये मैं बना रहा हूं ये म्यूकोसा। अब आपने देखा है कि म्यूकोसा के ऊपर भी पतले 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 क्या हैं, पतले 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 क्या हैं, फोल्ड हैं। क्या कहते हैं इनको? माइक्रोविलाय। ये सारे का सारा एक विलाय है और उसके ऊपर जो पतले हैं वो माइक्रोविलाय। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने ये रखी म्यूकोसा और सिरोसा, और ये हमने रखे हैं सेल। ये किसके सेल हैं पता है? ये म्यूकोसा के सेल्स हैं। ठीक है, ये म्यूकोसा के सेल्स हैं। अब म्यूकोसा जो है वो, म्यूकोसा का ये कौन सा सेल है? इपीथीलियल सेल। म्यूकोसा का ऊपर ऊपर वाला सेल। अब इसके ऊपर ऐसे 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 फोल्ड हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये मैंने एक सेल बार निकाल के बनाया है, एक सेल ऐसे। ये जो माइक्रोविलाय नजर आ रही हैं आपको, ये वाली माइक्रोविलाय, ये मल्टी सेल्यूलर है। ये एक एक सेल की बनी हुई है या सेल की एक्सटेंशंस है। ये सेल है, साइटोप्लाज्म है सेल का, न्यूक्लियस है ये सेल का, और ये सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं ऐसे। ये माइक्रोविलाय है। चलो, क्या मैं ये विलाय का सेल कहूं या एपिथेलियल का सेल कहूं या म्यूकोसा का सेल कहूं? बताएं, तीनों बातें सही हैं। या मैं माइक्रोविलाय प्रोड्यूसिंग एपिथेलियल सेल कहूं, ये भी बात सही है। ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं इसको। चलो भाई, इंटेस्टाइन में फोल्ड प्लाइसी सर्क्यूलरिस, उसके अंदर फोल्ड विलाय, उसके ऊपर और फोल्ड माइक्रोविलाय। मुझे बताएं, क्या ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए हैं या नहीं? क्या ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हैं या नहीं? बिल्कुल, दोनों बातें दुरुस्त हैं। वेरी गुड। तो भाई, अभी खाना जो पड़ा है वो इधर पड़ा है, इधर खाना पड़ा है। ये कौन सी जगह है जहां पे मैं खाना बना रहा हूं? अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड, ये वाली ल्यूमिन। तो ये ल्यूमिन है, ये ल्यूमिन है, इधर खाना पड़ा है। ठीक है ना, इधर खाना पड़ा है। थोड़ी चीजें मैं हटा लूंगा इधर से, ठीक है।
चलो, अब खाना एक्टिव भी एब्जॉर्ब होता है, पैसिव थ्रू डिफ्यूजन भी एब्जॉर्ब होता है। पहले जनरली पैसिव होता है और फिर एक्टिव होता है। हाँ, फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स मसल्स होती हैं 3 जो सॉलोविंग करवाती हैं, इंगल्फ करवाने में हेल्प करती हैं। ये फेरिंग्स के अंदर 3 टाइप की मसल्स होती हैं। सुने भाई, तो ये खाना अब एब्जॉर्ब होगा, गौर से सुन रहे हैं तो मैं स्टार्ट करूं। ये है कैपिलरी, क्या ये कैपिलरी, और ये कैपिलरी, ये कैपिलरी, ये कैपिलरी ऐसे अटैच्ड हैं। कहां पे अटैच्ड हैं? विलाय के अंदर। विलाय की एक बात बताऊं कि विलाय के अंदर जो आपकी यहां पे सब म्यूकोसा थी एंड देन मस्क्यूलरिस थी, तो विलाय के अंदर मसल्स भी होते हैं या नहीं, बताएं जल्दी। होते हैं। तो विलाय कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे आता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स होता है। तो इससे क्या होता है? खाने से दूर जाता है, खाने के करीब जाता है, खाने से दूर जाके खाने के करीब। तो खाने को ल्यूमेन के अंदर हिलाता रहता है ताकि ये टच में आ जाए, करीब आ जाए। नहीं, मैकेनिकल डाइजेशन नहीं, ताकि ये खाने के साथ चिपक जाए, खाने को एब्जॉर्ब करके अंदर आए, खाने के पास चिपक जाए, एब्जॉर्ब करके अंदर आए। ऐसे समझ आ रही है? ये अगर मैं कैपिलरी कह रहा हूं ये वाली, तो मुझे बताएं क्या ये कैपिलरी जो है ब्लड की मसल के अंदर नहीं है, विलाय के अंदर नहीं है? है ना, है। तो ये आके एक वीन में ओपन हो रही है, जो वीन लिवर की ओर जा रही है, ये लिवर की ओर जा रही है। कौन सी वीन है? हेपाटिक पोर्टल वीन। अब जो खाना है, लिखें अपने बुक में, लिखें अमाइनो एसिड्स इधर से एब्जॉर्ब होके आएंगे वीन में, मोनोसेक्राइड इधर से एब्जॉर्ब होके आएंगे वीन्स में, न्यूक्लियोटाइड इधर से एब्जॉर्ब होके आएंगे वीन्स में। मगर अगर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल की बात करें, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल की बात करें, तो ये कैपिलरी ब्लड की इनको एब्जॉर्ब नहीं करती। तो लिपिड को एब्जॉर्ब करने के लिए एक और नाली होती है, एक और नाली होती है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं क्या? लेक्टियल वेसल। एक्चुअली ये लिम्फेटिक वेसल होती है, एक्चुअली ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है, एक्चुअली ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है। और ये क्या करती है? ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब करती है। अब सुने, कमेंट में लिखें ये कौन सी जगह है, ये वाली माइक्रोविलाय के ऊपर, ल्यूमिन। तो ये ल्यूमिन से फैटी एसिड एब्जॉर्ब हुआ। किसने किया? एपिथेलियल सेल ने। अमाइनो एसिड भी वही करता है, मोनोसेक्राइड भी वही करता है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड सब वही करता है। मगर ये सेल चेंज होंगे। जो कैपिलरी के साथ कांटेक्ट में ये वाले सेल्स हैं, एपिथेलियल माइक्रोविलाय वाले, ये लिपिड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनके ऊपर लिपिड वाले रिसेप्टर नहीं है। जहां से लेक्टियल अटैच होगी उधर वाले एपिथेलियल सेल फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब करेंगे। तो बताएं भाई, एब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव?
ग्लूकोज वाला चैनल ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा या जो भी आएगा सारे का सारा, ऐसा तो नहीं है ना, समझ आ रही है ना? वेरी गुड। तो भाई ये लिक्टियल वेसल यहाँ पे कनेक्टेड है, लिक्टियल वेसल, और ये एपिथेलियल सेल जो है इसने फैटी एसिड एब्जॉर्ब किए हैं 2, 3, 4 और ग्लाइसरोल भी एब्जॉर्ब किया है। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिल गए तो बताएं क्या बना है ये फैट यानी ट्राइग्लाइसराइड, और इसके पास एक अदद प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को इस फैट के साथ मिला लेता है, तो कुल मिला के ऐसी कोई कचरे की डब्बी जैसी ऐसी वेसिकल बनती है जिसमें क्या होता है, ये मेम्ब्रेन होती है, ये फैट होती है ये वाली ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ये इसके साथ फैट के साथ चिपकी होती है। अब ये फैट और प्रोटीन को कवर किया किसने? मेम्ब्रेन ने। अब ये एपिथेलियल सेल फैट को बना के, कहां से फैट को बनाया? ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करके। प्रोटीन इसके पास थी, कहां से आई बता रहा हूं, इसने बनाई। ये प्रोटीन को मिला के वेसिकल बना रहा है, इसको कह रहे हैं काइलो माइक्रोन। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है से कहते हैं पानी जैसा फूड, काइल, पानी जैसा फूड। क्यों पानी जैसा फूड कहते हैं? क्यों कहते हैं पानी जैसा फूड? बकार है पानी दे प्यार। हाँ, कमेंट में नहीं बताया किसी ने। काइल क्यों कहते हैं? क्योंकि पिसा हुआ नहीं, पानी जैसा कहें। पिसा हुआ अगर है तो काइन, पिसा पर अगर आप शुगर को, मोनोसेक्राइड को पानी में डाल दें तो ये जो सॉल्यूशन बनेगी ना, ऐसा है यहाँ पे खाना, सॉल्यूशन की तरह, ठीक है, डिजॉल्व फॉर्म में। तो भाई ये जो खाना है ये एब्जॉर्ब होता जा रहा है। अब ये काइलोमाइक्रोन जो है लिक्टियल वेसल में जाएगी। अब बताएं फैट वो अपना बिहेवियर शो कर सकेगी? जो फैट ने को हमने चबाया था मुंह में, फिर भी फैट इकट्ठे हो गई, स्टमक में एसिड डाला फिर भी फैट इकट्ठे हो गई कंडेंस फॉर्म में, तब जाके जान छूटी जब कौन आए? बाइल साल्ट आए, सोडियम टार्कोलेट एंड ग्लाइकोलेट, तब उन्होंने इमल्सिफिकेशन की तो हमारी जान छूटी थी, याद है ना? तो अभी फैट को कंडेंस होने से बचाने के लिए हमने क्या बनाया है? ये बनाया है काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन आपका फैट की कंडेंसेशन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। काइलोमाइक्रोन एक वेसिकल है। यहां तक क्लियर है? कल हम इस चैप्टर के डाउट्स वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह। काइल, ये जो फूड है डाइजेस्टेड, ये पानी जैसा है, इसीलिए डाइजेस्टेड फूड को काइल कह रहे हैं, जो ल्यूमेन में है। इससे ये डाइजेस्टेड खाना एब्जॉर्ब होता जाएगा, डाइजेस्टेड खाना एब्जॉर्ब होता जाएगा, डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब होता जाएगा। बाकी कौन सा खाना बचेगा बताएं कमेंट में जल्दी। बाकी कौन सा खाना बचेगा? अनडाइजेस्टेड। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ये देखें, ये कौन एब्जॉर्ब करके गया? कौन एब्जॉर्ब करके गया? ये कौन एब्जॉर्ब करके गया? ब्लड। चलो, तो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो बचेगा वो तो बड़ा है, वो तो एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, वो तो लार्ज में जाएगा। बहरहाल काम की बात सुने। अब जो लेक्टियल वेसल में फैट है, काइलोमाइक्रोन है, ये दो जगहों पर जाएगा, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा आपकी जो थोरेसिक वीन है, ये वाली राइट सब क्लेवियन, जिसने
लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है उसको पता होगा राइट लेफ्ट राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम ओपन होता है, ठीक है ना। या तो ये लेक्टियल की मटेरियल लिपिड जाएंगी किसके पास, लिवर के पास, बाकी ब्लड में नहीं जा रहा, लिवर के पास जा रहा है। तो लिवर तक ये हेपाटिक पोर्टल वेन फैट को लेकर जाएगी। अब लिवर क्या करेगा, अब लिवर क्या करेगा ये पॉइंट समझाएं भाई। लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ा है कैसा सिस्टम है, सारी बॉडी से बचा हुआ पानी फ्लूइड उठा के सबक्लेवियन वेन को देता है ना। तो ये लेक्टियल वेसल भी लिम्फेटिक वेसल है, तो लिम्फेटिक वेसल की ब्रांच है, तो लिम्फेटिक वेसल से कनेक्टेड होगी। तो लिम्फेटिक फ्लूइड में ये एब्जॉर्ब्ड जाएगी लिपिड, और ये कुछ ब्लड में एंटर होगा, लिवर की ओर जाएगा, और कुछ जो है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू सबक्लेवियन वेन के अंदर जाके और होगी ब्लड में, ठीक है। ज्यादातर लेफ्ट कैसे, राइट सबक्लेवियन के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम ओपन होता है ना, लेफ्ट कहाँ पे होता है, या मैं गलत कह रहा हूं, राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता, ठीक है। कोई नहीं बता रहा कि कहाँ होता है, राइट में होता है, चलो ठीक है। तो भाई हाँ बुक में राइट है ना, राइट में होता है। तो भाई सुने, अब लिवर के पास क्या क्या आया, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, न्यूक्लियोटाइड, शुगर। अब लिवर क्या करेगा, अब जो लिवर है इस खाने का पेट का क्या करेगा बताएं, अमाइनो एसिड का क्या करेगा बताएं, शुगर का क्या करेगा बताएं, न्यूक्लियोटाइड का तो ठीक है कोई बात नहीं, ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड बना के, वैसे न्यूक्लियोसाइड है। तो ओल्ड में लेफ्ट हो, वहां पे गलती होगी, राइट होना चाहिए। तो फैट को लिवर कन्वर्ट करता है शुगर में। अगर आपने शुगर कम खाई है, अगर कम खाई है, या फैट से कोलेस्ट्रॉल बनाता है, देन इसको स्टोर करता है, पहले शुगर में कन्वर्ट करेगा अगर शुगर नहीं है, या विटामिन्स वगैरह जो आपके ADE के हैं फैट सॉल्युबल वो बना लेगा आपका लिवर, ठीक है। और अमाइनो एसिड से क्या करेगा, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, अमाइनो एसिड से क्या करेगा। हाँ भाई कौन बता रहा है, ये मैंने एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बनाया है, अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप निकालेगा। बताएं ये क्या किया, अमाइनो ग्रुप का निकालना इज कॉल्ड एज डीअमीनेशन, डी निकालना, अमाइनेशन, अमाइनो ग्रुप निकालना। तो जब अमाइनो ग्रुप निकल गया, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड करने की कैपेसिटी है, और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्या तीसरा हाइड्रोजन इनके साथ नहीं जुड़ेगा, सिस्टम से पानी से पड़े हैं ना हाइड्रोजन सारे सेल्स के अंदर, तो ये बन जाएगी अमोनिया। तो लिवर ने डीअमीनेशन की और उसके रिजल्ट में हो गया क्या, अमोनिया। तो अमोनिफिकेशन हो गई। अमोनिफिकेशन मतलब अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बन गई, ये भी लिवर में हुआ। और अब अमोनिया टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट करेगा लिवर यूरिया में, इसको कहेंगे यूरिफिकेशन। क्या कहेंगे, यूरिफिकेशन कहेंगे। और ये जो यूरिफिकेशन है ये कैसे करेगा, ये एक अमोनिया, दूसरी अमोनिया, एक CO2 लेकर ये बनाएगा यूरिया प्लस में H2O। अगर मैं आपसे पूछूं यूरिया में नाइट्रोजन कितने, आप कहेंगे 2, क्योंकि N3 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन कितने, आप कहेंगे 4, क्योंकि एक वाटर भी बन रहा है, 2 हाइड्रोजन उधर, 4 यूरिया के अंदर, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। और अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन, आप कहेंगे 1, और अगर आपसे पूछूं ऑक्सीजन तो आप कहेंगे 1, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर है। तो ये यूरिया का फार्मूला है, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन प्लस में 1 वाटर भी बनता है, इसको यूरिफिकेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस होता है यूरिया की साइकिल, और ये मछलियों में, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में होता है या नहीं, बताएं।
1, 2 एंड 3 में से, यूरिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीअमीनेशन में से मछलियों के पास कौन सा नहीं होता, या कौन कौन से नहीं होते? प्रोटीन को तोड़ती हैं, डीअमीनेशन होगी और अमोनिफिकेशन भी होगी, यूरिफिकेशन नहीं होती। इसलिए 180 लीटर मछली पानी पीती है। जो फिश होती है वो 180 लीटर पानी पीती है, 180 लीटर यूरिन में यूरिया नहीं अमोनिया रिलीज करती है, अमोनिया रिलीज करती है। टॉक्सिक है ना, इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, 1 ग्राम के लिए 500 ml। क्या लिवर अमाइनो एसिड से प्लाज्मा प्रोटीन बनाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाएगा। क्या लिवर अमाइनो एसिड से क्लॉटिंग फैक्टर बनाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ, ये लिवर के काम है। जितने भी फाइब्रस प्रोटीन हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारे प्रोटीन के, ब्लड के प्रोटीन लिवर बनाता है। ठीक है, ब्लड को मैच्योर करता है। चलो भाई, शुगर को क्या करेगा लिवर? शुगर को कन्वर्ट करेगा शुगर में, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजिनेसिस। अगर कम हो गई तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है अगर और कम हो गई तो शुगर नहीं है तो। अच्छा, अगर मैं कहूँ फैट को या अमाइनो एसिड को शुगर में कन्वर्ट करें तो इसे क्या कहेंगे? फैट एंड अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू शुगर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब है कहीं से भी लाओ शुगर बनाओ, कहीं से भी मतलब शुगर से शुगर नहीं, किसी और से शुगर। तो डीअमीनेशन जो हो रही है, अमाइनो ग्रुप निकल रहा है, बाकी कितनी चीजें बच रही हैं? बच रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से शुगर बन सकती है 2 कार्बन वाली या 3 कार्बन वाली। ये तो मैंने ग्लाइसिन बनाया है, इसमें 2 कार्बन है। अगर सीरीन वेलिन वगैरह होते तो यहाँ पे भी कार्बन होता है। समझ आ रही है ना? समझ आ रही है ना? तो यहाँ से पीजीए, एसिटाइल वगैरह ये वो चीजें बन सकती हैं। और अगर एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़े तो फैटी एसिड को तोड़ के ये एसिटाइल भी बना देता है, आपको बना के देता है एसिटाइल, 2 कार्बन वाली शुगर एसिटाइल। समझ आ रही है एसिटाइल क्या है? अच्छा, एसिटाइल जो बनाएगा लिपिड से, इसे क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन? क्या ये बात सही है कि फैटी एसिड को कार्बन को इधर से तोड़ना, ये 2 कार्बन वाली बन गई एसिटाइल और ये फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन हो गई, बीटा ऑक्सीडेशन। और जबरदस्त, बिल्कुल। चलो जी, अब मुझे बताएं, हाँ, अब मुझे बताएं, यही पूछना था, आपने बता दिया कि एसिटाइल ज्यादा एनर्जी देगा या ग्लूकोज ज्यादा एनर्जी देगा? ग्लूकोज भी बहुत सारे हों, एसिटाइल भी बहुत सारे हों, किसको चलाएं तो ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? पता है, ज्यादा एनर्जी एसिटाइल से मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होगी, वो स्लो होती है, और लिंक रिएक्शन होगा, स्लो होता है। ये डायरेक्ट जाएगा क्रेब साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये एनर्जी बना के देगा कितनी? बताएं, कितनी एटीपी बना के देगा एक एसिटाइल आपको? जल्दी में बताएं तो मैं देखूं आपकी स्ट्रेटजी। भाई 6 NADH और 2 FADH, 18 ATP, 4 ATP, 1 ATP डायरेक्ट। ये एक एसिटाइल की एटीपीज हैं, 18 और 4 22 और 1 23। एक एसिटाइल 23 ATP देगा। ये डायरेक्ट एटीपी जो क्रेब साइकिल से बनती है, ये FADH बनते हैं, 2 तो 4 ATP बनाएंगे, ये 6 NADH बनेंगे। सॉरी, एक क्रेब साइकिल है ना, सॉरी, गलत। एक एसिटाइल मतलब 3 NADH
और एक एफएडीएच, एक एटीपी। तो ये 9 एटीपी, ये 2 एटीपी, ये एक एटीपी। 9 और 2 11 और 1 12, 12 एटीपी। भाई गलती हो गई भाई, एक एसिटाइल से 2 क्रेब साइकिल कैसे होंगी? मैं 2 काउंट कर रहा था, आप बता भी नहीं रहे। बड़ी बात है, मतलब मैं आपको गलत पढ़ाता जाऊं तो चलेगा, है ना? ऐसा ही है ना? चलो, हाँ 2 कंसीडर नहीं करेंगे ना, एक एसिटाइल, वो तो ग्लूकोज होता है, तो 2 एसिटाइल बनते हैं यहाँ पे, तो एक। पेप्सिन और ट्रिप्सिन सेम नहीं है, मगर आपके बुक वाले ने जनरल बात कह दी है। वैसे पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, मगर आपके बुक वाले ने लिखा है पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एंड या पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो पेप्टोन छोटे की इंडिकेशन नहीं कर रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉलीपेप्टाइड में, उसको ही पेप्टोन कह रहा है। वैसे पेप्टोन का मकसद है छोटी चेन, छोटी चेन। ये आपका ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन करके देगा आपको, ठीक है ना? ट्रिप्सिन जो है शॉर्ट चेन करेगा, केमोट्रिप्सिन और शॉर्ट करेगा पेप्टोन। पेप्टोन को एरिप्सिन तोड़ेगा, डाइपेप्टाइड में डाइपेप्टाइड को अमीनो एंड कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज तोड़ेंगे। इतना यकीन ना करें भाई, इंसान हूं मैं भी, गलती इंसान से होती है। खैर मैं गलती मान लेता हूं जल्दी में आप अपनी, ठीक है ना? स्टूडेंट सही कहता है तो मैं कहता हूं बिल्कुल 200% बात ऐसी है। अपनी गलती को मानने से फायदा होता है। हाँ 2 to 10 पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टोन्स कहलाता है। ह्यूमन। चलो सुने सुने भाई, अब आपका खाना कहाँ पे पहुंचा? आपका खाना एक अनडाइजेस्टेड जाके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। एक डाइजेस्टेड खाना आपका कहाँ पे पहुंचा? डाइजेस्टेड खाना आपका कहाँ पे पहुंचा? ब्लड में, और ब्लड से गया लिवर में। अब लिवर, अच्छा लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन काम है डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा कौन सा आर्गेनेल यूज करके ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है? कौन से 2 आर्गेनेल? एक पर ऑक्सीजोम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अल्कोहल हो, अगर परऑक्साइड हो, उसको तोड़ने के लिए परऑक्सीडेज काम आएगा। अगर आपके अंदर और कोई टॉक्सिन्स हो, बैक्टीरिया के, फंजाई के, ये वो कंटामिनेटेड फूड हो, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ आ रही है ना? अगर अल्कोहल हो, वाइन हो, या परऑक्साइड हो, तो उनको परऑक्सीजोम डिटॉक्सिफाई करेगा। और अगर खाने में कोई कंटामिनेटेड केमिकल्स हों, वो टॉक्सिन्स हों, तो पेप्टोन्स को एरिप्सिन तोड़ता है। आपके बुक में नहीं है। आप जो है ना, अगर नए बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन पेप्टोन को तोड़ रहे हैं, मगर कहा नहीं गया। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे मान लें कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन? पेप्सिन, और उनको शॉर्ट चेन में ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स में केमोट्रिप्सिन, पेप्टोन को डाइपेप्टाइड में एरिप्सिन, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में अमीनो डाइपेप्टाइडेज या कार्बोक्सी डाइपेप्टाइडेज। आपके बुक ने कहा है पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड चेन में या पेप्टोन में, ऐसे कहा है आपके बुक ने। तो ये पेप्सिन ग्रुप की बात कर रहा है, इसमें सारे प्रोटीज एंजाइम ऐड कर रहा है। चलो भाई आज के लिए काफी है,
ठीक है, कल पढ़ेंगे इससे आगे इंशाल्लाह। कल पढ़ेंगे, लिवर के काम को देखेंगे, पेंक्रियाज के काम को थोड़ा देखेंगे। वैसे वो हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन को 10 मिनट में देखेंगे एंड देन अनडाइजेस्ट जो डिसऑर्डर हैं वो देखेंगे शॉर्टकट में, देन डाउट्स वगैरह लेंगे।